टॉपिक बेटा वही केमिकल बॉन्डिंग है। टॉपिक अंडर डिस्कशन इज बॉन्डिंग। हाँ मैं बताता हूँ उसको। बेटा नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू आइडेंटिफाई दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। हाउ टू आइडेंटिफाई when hydrogen bonding is present. Hydrogen bonding is present. How would you know बेटा कि किस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी? तो ये रूल याद रखें, जिसमें भी NH होगा और OH होगा। बेटा जिस मॉलिक्यूल में NH हो, जिस मॉलिक्यूल में OH हो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। OH किस किस में प्रेजेंट होगा? OH प्रेजेंट होगा एल्कोहल्स में। OH किस में प्रेजेंट होगा? एल्कोहल्स में। फिर OH प्रेजेंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। OH प्रेजेंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। एल्कलीज में भी OH प्रेजेंट होगा। तो एल्कली अगर सॉल्युबल है, डिसॉल्व है पानी में, तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। फिर OH प्रेजेंट होगा वाटर में। OH किस में प्रेजेंट होगा? इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। याद रहेगा बेटा, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बेटा NH किस में प्रेजेंट होता है? NH प्रेजेंट होता है अमोनिया में। किसमें? NH3 इज अमोनिया। और बेटा NH प्रेजेंट होता है एमाइंस में। एमाइंस आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको एमाइंस पढ़ाऊंगा। बेटा एमाइंस होते हैं NH2। ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, ओके। और तीसरा बेटा है HF। HF सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। HF is simple covalent molecule. So these molecules has हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ये बात याद रहेगी बेटा। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। एनॉमलस, एनॉमलस का मतलब है यूनिक, डिस्टिंक्ट। तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये भी मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है? सॉरी, ये जो हर वो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक, वाटर और HF में। इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ये कॉन्सेप्ट है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो बेटा जो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। एनॉमलस का मतलब है यूनिक बिहेवियर। तो वो कौन सा यूनिक बिहेवियर अभी डिस्कस करते हैं, उसकी वजह क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी का एनॉमलस बिहेवियर है। तो एनॉमलस बिहेवियर में पहले बेटा पहला पॉइंट है हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ये किस लिए? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिससे ज्यादा एनर्जी चाहिए ओवरकम करने के लिए। इसलिए पानी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा बेटा सरफेस टेंशन। पानी की सरफेस पे टेंशन होती है, जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो दिस इज हाई सरफेस टेंशन। बेटा वाटर की जो सरफेस है ना, उस पे मॉस्किटो सिट कर सकता है, बैठ सकता है। एक मॉस्किटो पानी की सरफेस पे बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि पानी की सरफेस स्ट्रेच्ड होती है। उस स्ट्रेचनेस को सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है। तो हाई सरफेस टेंशन का मतलब है पानी की सरफेस हाईली स्ट्रेच्ड है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रहेगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी की हाई सरफेस टेंशन है।
तीसरा बेटा यूनिक बिहेवियर वाटर में ये है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बेटा आप लोगों ने नोटिस किया है, आइस पानी पे फ्लोट करती है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस पानी पे फ्लोट करती है, सिंक नहीं करती। तो इसकी वजह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होती हैं उतनी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा वो हो भी रही है स्ट्रॉक उतनी ज्यादा फिर टेंशन ज्यादा होगी। सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, यस। तो वाटर में देखो, जो मॉस्किटो है वो ऑयल की सरफेस पे नहीं बैठ सकता। ऑयल भी तो लिक्विड है ना, पानी भी लिक्विड है। वो मिल्क की सरफेस पे नहीं बैठ सकता क्योंकि मिल्क भी लिक्विड है। क्योंकि मिल्क की सरफेस टेंशन कम है, ऑयल की सरफेस टेंशन कम है, पानी की सरफेस टेंशन, इसलिए मॉस्किटो पानी की सरफेस पे बैठ सकता है। वाटर की सरफेस टेंशन ऑयल से क्यों ज्यादा है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में, ऑयल में नहीं है। तीसरी जो पानी का यूनिक बिहेवियर है वो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और ये भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस एक्सपैंड करती है बेटा। आइस क्या करती है? एक्सपैंड्स। एक्सपैंड्स का मतलब है वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। जब आइस एक्सपैंड करती है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, तो डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीजेस। तो जब डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है बेटा, तो फिर आइस फ्लोट करती है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये बात याद रहेगी बेटा। अच्छा बेटा, उसके बाद जो है, इसका फायदा क्या है? आइस का पानी पे फ्लोट करने का क्या फायदा है? जब विंटर में लेक्स और रिवर्स के ऊपर आइस आ जाती है तो वो आइस फ्लोट करती है, नीचे एक्वेटिक लाइफ सरवाइव करती है, वो विंटर से भी सेफ रहती है। ठीक है, लेक्स और रिवर्स में, लेक्स एंड रिवर्स, रिवर्स surface is frozen in winter, is frozen in winter, and that frozen surface floats on water, and that frozen ice floats on water. On water, and aquatic life survives. Aquatic life survives. ठीक है, ये बेटा फायदा है आइस के फ्लोट करने का। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर आपको क्वेश्चन ये दें, बेटा ये क्वेश्चन हो, फ्लोरीन, अमोनिया एंड CH4, मीथेन, और आपसे पूछें कि इसमें इसको अरेंज करें, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, तो आप इन तीनों को किस तरह अरेंज करोगे? तो कैसे देखोगे? बेटा इन तीनों को अरेंज करना है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, वजह? वो कैसे? क्या तीनों में? पीडीडी तो बेटा पोलर में होती है ना, फ्लोरीन तो नॉन पोलर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आईडी, TDID जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। ठीक है सर, वो रॉ से पीरियड इंक्रीज कर दिया और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। पहले NH3 आएगा। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि NH3 में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, so high
बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अमोनिया का होगा। क्यों बेटा? क्योंकि अमोनिया की क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच रिक्वायर हाई एनर्जी टू ओवरकम। उसके बाद फिर फ्लोरीन एंड मीथेन है, वो दोनों नॉन पोलर हैं। फ्लोरीन भी नॉन पोलर है, बेटा ये डोर फुली बंद कर दो। फ्लोरीन नॉन पोलर है और मीथेन भी नॉन पोलर है, ऐसा है बेटा। नॉन पोलर में क्या चेक करते हैं? टीडीआईडी चेक करते हैं। टीडीआईडी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। तो फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 + 4 16। क्यों? प्रोटॉन नंबर कार्बन का 6 है। और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। B.P इज फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब डिसाइड करो फ्लोरीन और नियॉन में किस में टीडीआईडी ज्यादा है? पहले फ्लोरीन आएगा, फिर मीथेन आएगा। तो मीथेन का है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मीथेन का लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है इसमें? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं, वीक टीडीआईडी हैं। वीक टीडीआईडी या लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। समझ आई बेटा कि किस तरह आपने देखना है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का होगा, उसके बाद फिर परमानेंट डायपोल डायपोल, उसके बाद टेम्परेरी डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ओके। एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो फिर पोलर वाले का ज्यादा होगा। तो बताओ कितनी तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी तरह की हम पढ़ चुके हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में पहली हमने क्या पढ़ी थी? परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स। परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स किस किस में प्रेजेंट होगी? ये प्रेजेंट होगी पोलर मॉलिक्यूल्स में। किन मॉलिक्यूल्स में होगी? पोलर मॉलिक्यूल्स। फिर दूसरी कौन सी पढ़ी हमने फोर्स? टेम्परेरी डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अच्छा बेटा, जो टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है, इसे वीक वैन फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वीक वैंडरवॉल फोर्स भी कहते हैं। अगर पेपर में वीक वैंडरवॉल फोर्स का वर्ड यूज हुआ है तो परेशान मत हो, ये टीडीआईडी को बोलते हैं। और इसका एक दूसरा नेम भी है डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इन नामों से आप परेशान मत हो, ये एक ही चीज के नेम है। ओके, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये टीडीआईडी किस किस पे प्रेजेंट होती हैं? ये मेनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये प्रेजेंट होती हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती हैं, एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। और ये जो टीडीआईडी है ये किस पे डिपेंड करती है बेटा? टीडीआईडी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बेटा डिपेंड करती हैं। और बेटा थर्ड जो फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो तीसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पीडीडी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना पीडीडी ज्यादा होगी। ठीक है, पीडीडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अच्छा, अब ये डिस्कशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही चल रही है, तो देखें दूसरा एस्पेक्ट भी, एक और एग्जांपल भी है वो मैं करवा दूं। ये डिस, ये डिस्कशन भी सुने। अगर मैं बोलूं ग्रुप 17, ठीक है, क्या? ग्रुप 17। ग्रुप 17 में हमारे पास क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब जब ये हाइड्रोजन से बॉन्ड करेंगे, देखें सामने,
तो ये क्या बनेगा बेटा, HF, HCl, HBr और HI। अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ लूं तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ इसका यूं आएगा, HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों बेटा, इसका क्या आंसर होगा? टेम्परेचर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शाबाश, वेरी गुड। HF का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसका क्या आंसर होगा? वाई HF हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा उसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है किसमें? प्रेजेंट in HF, which is the strongest intermolecular force, which is strongest intermolecular force, which require high energy to overcome। इसलिए HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है HCl से। लेकिन सामने देखें बेटा, देखें इसको गौर से, लेकिन उसके बाद HCl के बाद बेटा HBr इधर आएगा और HI इधर आएगा। अब ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? शाबाश, इसमें क्या ये इंक्रीज किस वजह से है बेटा? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने की वजह से TDID इंक्रीज हो रही है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। हाँ, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट कर रहे हैं। पोलर तो फिर सारे हैं ना, ये तीनों पोलर हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, तो TDID फिर काउंट करेगी। TDID इंक्रीज कर रही है। ये समझ आ गई इस क्वेश्चन की? ये बेटा क्वेश्चन लिखूं या बस अंडरस्टूड है? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाई, क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हैं वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम HCl टू HI। तो इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है, ओके? आंसर ऊपर मैंने मेंशन किया है। कंफ्यूजन बेटा? अच्छा, अब अगर मैं ग्रुप 16 को बेटा देखूं तो ग्रुप 16 में वी हैव ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम। और इनके हाइड्राइड्स अगर मैं लूं, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मेक्स H2O, हाइड्रोजन के साथ सल्फर मेक्स H2S, सेलेनियम मेक्स H2Se, टेलेरियम मेक H2Te। और अब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाऊं, वैसे ही बनेगा। क्यों बेटा, वैसे ही क्यों बनेगा? हाँ, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा लेकिन H2S का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो चलो इट्स ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन फिर H2S, फिर H2Se और फिर H2Te, इस पर बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने की वजह से TDID इंक्रीज हो रही है। ये बात समझ आई बेटा? इसमें जो जो पॉइंट नोट करने के हैं नोट कर लें, ओके? बेटा इसी तरह हम ग्रुप 15 और ग्रुप 14 को जरा देखते हैं, ओके? जस्ट लुक ग्रुप 15। ग्रुप 15 में हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या होगा? ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबियम जो कि एंटीमनी है, बिस्मथ है उसके बाद। तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या होगा? फास्फोरस का हाइड्राइड PH3, आर्सेनिक का हाइड्राइड AsH3, एंटीमनी का हाइड्राइड SbH3। अब इससे बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं बनाऊं बेटा, वही सेम बनेगा। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से ज्यादा होगा। क्यों बेटा, अमोनिया का क्यों ज्यादा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमोनिया में और इसका कम होगा PH3 का। लेकिन बाकी जो इसमें हाइड्राइड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा यूनिफॉर्मली, AsH3 का और SbH3 का। ये इंक्रीज किस वजह से है? क्योंकि TDID इंक्रीज कर रहे हैं। TDID क्यों इंक्रीज कर रहे हैं बेटा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। अमोनिया का क्यों डिफरेंट बिहेवियर है? ड्यू टू
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर हम ग्रुप 14 में आए, देखें बेटा सामने ग्रुप 14 में हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्टेनम है, स्टिन जिसे कहते हैं। तो अब बेटा कार्बन का क्या होगा? हाइड्राइड CH4, सिलिकॉन का हाइड्राइड SiH4, जर्मेनियम का हाइड्राइड GeH4, स्टेनम का हाइड्राइड SnH4। इसमें क्या बिहेवियर होगा? क्या इसमें CH4 का हाई होगा और SiH4 का लो होगा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है किसी में भी, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर ये क्यों? क्योंकि सर पहले वाले में तो CH4 उसका तो हम लोग वो देखेंगे इसका पोलैरिटी होगी, बाकी सब में पोलैरिटी होगी। नहीं, ऑलमोस्ट इसमें बॉन्ड पोलैरिटी हम इग्नोर कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट करेंगे, GeH4 और SnH4। तो ये यूनिफॉर्म इंक्रीज आएगा इसमें, क्योंकि इसमें अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से TDID इंक्रीज करेगी। TDID क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। गॉट इट? तो बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिस्कशन थी जो कि कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये थोड़ा गौर से सुने, ओके? कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये आपको कहेंगे एग्जामिनर डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड को डेफिनेशन का एक और वर्जन भी है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बेटा? बॉन्ड फॉर्म बाय द बॉन्ड formed by the overlap of orbitals। ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है? अच्छा, अब ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करते हैं इसको जरा एग्जांपल देखें। H2, आपको पता है हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1। अच्छा, अब s ऑर्बिटल किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। तो ये एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है बेटा, ये क्या है? 1s, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। और ये दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये भी 1s है। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप विल बी लाइक दिस। ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप विल बी लाइक दिस। इसे क्या बोलेंगे? एस एस ओवरलैप। क्या बोलेंगे बेटा? एस एस ओवरलैप। इस एस एस ओवरलैप के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं बेटा। वो इस तरह की फॉर्म में होगा। क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अभी मैं बताता हूँ सिग्मा बॉन्ड डिटेल से, ओके? ये सिग्मा बॉन्ड है और ये किससे बना है? एस एस के ओवरलैप से बना है। तो अब वापस ऊपर डेफिनेशन पे आए। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा था? बॉन्ड फॉर्म बाय दी ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एस एक ऑर्बिटल है ना, दूसरा एस भी एक ऑर्बिटल है, इनके ओवरलैप से बॉन्ड जो बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड मैंने लिखा है वो असल में कोवेलेंट बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड असल में कोवेलेंट बॉन्ड है जी बेटा। इलेक्ट्रॉनिक जो दरम्यान में बना है ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन बस अंडरस्टूड है ना, कि एक एस में एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के और दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन है। नहीं, बाय डिफॉल्ट शो नहीं करते। ये 1s1 होता है ना हाइड्रोजन का, लाइक दिस, और दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1 है लाइक दिस। तो जब ये ओवरलैप करते हैं तो इस ऑर्बिटल में फिर दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एक और एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड में असल में दो इलेक्ट्रॉन है। समझ आई? और ये जो रेड डॉट मैंने बनाए ये न्यूक्लियस हैं। देखो बेटा, रेड डॉट को लिखना छोड़ो बेटा। रेड डॉट जो बनाए ये क्या है?
तो ये देखो सिग्मा बॉन्ड में न्यूक्लियस इधर होते हैं, ये जो रेड बना है ये न्यूक्लियस है, दरम्यान में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता, वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं ये दरम्यान में इलेक्ट्रॉन्स है जिसको मैं ये पर्पल बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं असल में, उसमें थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, क्या हैं, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, जो रेड है वो न्यूक्लियस है, रेड वाला न्यूक्लियस है, और ये थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरफ। इस शेप का कोई नेम नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड की शेप है, यू वुड से। स्टेबल नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन था, वो एस पे अप्लाई नहीं होता, एस में दो इलेक्ट्रॉन होता तब वो स्टेबल होता। अच्छा अब बेटा ये इस ओवरलैप को क्या बोलेंगे, एस एस ओवरलैप बोलेंगे। अब बेटा एक ओवरलैप है जिसको हम बोलेंगे एस पी ओवरलैप, ठीक है, यू आर डन विद दिस राइटिंग। एस नेक्स्ट इज एस पी ओवरलैप, क्या बेटा, एस पी ओवरलैप। तो एस पी ओवरलैप की टिपिकल एग्जांपल्स जो हैं, टिपिकल एग्जांपल्स हैं, एच एफ में एस पी ओवरलैप होता है, एच सी एल में, एच बी आर में, और एच आई में, इनमें इसमें एस पी ओवरलैप होता है। अब अगर मैं एच एफ को देखूं, तो एच एफ को देखो, इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। और अगर मैं फ्लोरीन को देखूं तो प्रोटॉन नंबर फ्लोरीन का 9 है, विच इज 1s2, 2s2, 2p5। तो अगर फ्लोरीन के p5 को देखें कैसे होगा, देखें जरा सामने, p में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 1 2 3 4 5। तो कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इसमें, बेटा ये रूल ये है कि वो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जो हाफ फिल्ड हो, क्या, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विल ओवरलैप। हाँ, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विल ओवरलैप, ये रूल है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कौन से हैं बेटा, फ्लोरीन में कौन सा है, फ्लोरीन में ये वाला ऑर्बिटल है, और हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड, ये वाला है। लेकिन हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल है, डज इट मेक सेंस, और फ्लोरीन का जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। तो इनसे कौन सा ओवरलैप होगा, एसपी ओवरलैप होगा, ये एस और पी ओवरलैप है, और एसपी ओवरलैप, इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड की ये शेप है बेटा, अगर पेपर में आपसे बोले कि सिग्मा बॉन्ड की शेप ड्रॉ करें, तो दिस इज द शेप ऑफ सिग्मा बॉन्ड जी, दिस इज शेप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक हो गया, ये है एसपी ओवरलैप, गॉट इट। अच्छा इसमें बेटा एक कोई कंफ्यूजन है इसमें, अच्छा इसमें बेटा एक और कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आएगा, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप से क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और बेटा ये रूल भी ध्यान में रखें, जितना रेडियस छोटा होगा ना उतना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा, स्मॉलर रेडियस, जितना रेडियस छोटा होगा उतना ग्रेटर एक्सटेंट होगा ओवरलैप का, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, स्मॉलर रेडियस का ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कैसे है, तो हम नेक्स्ट क्लास में से पढ़ेंगे, ओके, वाइस वर्सा।